वही 40 सेकंड। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रही क्लासेस पे। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, साथियों, सभी विद्यार्थियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास जो है आपकी 10th क्लास की यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए होगी। ठीक है, इस क्लास में आपके जो भी एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से, वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो अपने जो है नोट पेपर और पेन उठा करके बैठ जाइए और हमारे साथ इस अभियान की शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि आज से इंग्लिश क्लास का भी शंखनाद हो चुका है और यहाँ से आपकी रेगुलर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और है, हमारा लक्ष्य बड़ा है। ठीक है, अगर बड़ा आपका लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी सफलता भी बड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, यदि आप छोटे छोटे सपने देख रहे हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी छोटी होनी चाहिए, और यदि आपने बड़ा सपना देख रखा है, बहुत ही अच्छा जो है ड्रीम देख रखा है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको उसी के हिसाब जो है अपनी तैयारी भी करनी होगी। टारगेट आपका 550 का है। ठीक है, इस बार आपका जो है 2025 और 26 की यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका टारगेट है वो है 550। ठीक है, इसमें आपकी मैथ की क्लास, साइंस और इंग्लिश, साथ ही साथ बहुत ही जल्द आपकी हिंदी की क्लासेस भी आने वाली हैं। तो सारे सब्जेक्ट के आपकी जो है बहुत अच्छे से तैयारी होगी। बस आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, और जितना भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जा रहा है आप उसको एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से करते रहिए। आपका जो है एग्ज़ाम आपके हिसाब से होगा और आपकी मुट्ठी में होगा। यदि आपने बड़ा सपना देख रखा है तो उसका प्रयास भी, उसके लिए जो आपकी मेहनत है वो भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो है सेट पेपर वो कहाँ से लिए गए हैं। सेट पेपर कहाँ से लिए गए हैं यार, क्यों नहीं कर रहा है? चलिए, इंग्लिश नहीं, ये आपके लिए हलवा होने वाला है, क्योंकि टारगेट आपका है 70 में 70। इंग्लिश का टारगेट आपका पूरा भैया 70 में 70 होने वाला है, और इसमें जो है आपकी तैयारी 550 की जो है जद्दोजहद होने वाली है, उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी आज की क्लास। तो क्लास को लास्ट तक हमारे साथ देखते रहिए, सारे एमसीक्यूज हमारे साथ करते रहिए, उनके आंसर देते रहिए और उनके नोट भी आप बनाते रहिए, ताकि आप जो है आगे चल के उनकी प्रैक्टिस जो है और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। ये जो सेट पेपर आपका लिया गया है वो 2025 का है, कोड जिसका था BH। हाँ, तो ये जो सेट पेपर है वो आपका 2025 का है, कोड जिसका आपका है भैया BH। तो अगर आपके पास में है तो आप वो उठाकर देख सकते हैं। और क्वेश्चन पहला कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, और इसके जो है 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे होंगे, जिनका आपको आंसर देना
है। ठीक है, इनके जो है आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ये हो क्या रहा है यार, वीडियो पॉज करो जरा, रोकना है। तो इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं पहले। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पैथ, ही वाज imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of sacking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany, view Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to the countryman, "Give me blood." भैया ये पैराग्राफ रीड करने के बाद में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अ ग्रेट मर्चेंट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट या अ ग्रेट लीडर। तो यहां पे देखेंगे पहले लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ठीक है, लीडर ऑफ इंडिया, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अ ग्रेट लीडर। कौन थे सरदार सुभाष चंद्र बोस? एक महान नेता थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। दिया हुआ है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये जो भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी, ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इसका गठन जो है किसके द्वारा किया गया? तो यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा भैया? ऑप्शन देखेंगे आप कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, अर्थात इसका गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसी में है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु सेड दिस, किसने ये कहा? आपके ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। पूरा पैरा आपका किस पे बेस्ड था? सुभाष चंद्र बोस पर। तो इसके जो इस कथन के जो कथाकार हैं जिन्होंने इसको कहा है वो कौन थे भैया? सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने कहा था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ग्रामर से लिया गया है भैया, ये ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है भैया? यहां पे देखना है, सेंटेंस दिया गया होगा, ही स्पेस देयर विद हिज फ्रेंड। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा जो यहां पे हम इसको फिल कर सकते हैं? ठीक है, टेंस का है, सेंटेंस का रूल यहाँ पे आपको फॉलो करना है, टेंस का रूल फॉलो करना है। तो ही के बाद में देखिए, अगर हम शैल बी गो लगा देते हैं, ही के बाद यदि हम शैल बी गो लगा दें तो क्या होगा कि ही शैल बी गो देयर विद हिज फ्रेंड, वो वहां अपने मित्र के साथ जा रहा होगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी आ सकता है। अगला, अगर हम यहाँ पे हैड गॉन लगा के देखें तो ही हैड गॉन देयर विद हिज फ्रेंड, वो वहां अपने मित्र के साथ जा चुका था। तो जी हां, अगर कहा जाए तो ये भी आ सकता है। और अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें वेंट की, तो ही वेंट देयर विद हिज फ्रेंड, वो वहां अपने मित्र के साथ गया। तो हाँ, यहां पे भी ये आंसर भी हो सकता है। तो तीनों हो सकते हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन, अर्थात ए, बी, सी आर करेक्ट। ठीक है, चलिए
पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। इसका आंसर देना है भैया। कह रहा है कि यदि यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं करते, यदि आपको किसी और वस्तु की चाह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यू आर सेटिस्फाइड। क्या हो भैया, आप सेटिस्फाइड हो, आप क्या हो, संतुष्ट हो, इसलिए आपको और अधिक वस्तुओं की, चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, कि दिए गए वर्डों को रीअरेंज करना है जिसका अर्थ जो है पूर्ण हो। यहां पे दिया हुआ है अ डीप, यहां पे दे रखा है अ डीप, वी, हैव, शुड, अवर, फॉल, लव एंड कंट्री। ठीक, अगर हम इनको एक क्रम में लगाएंगे तो फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका भैया सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब लगाइए और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाइए। ये फॉर्मूला आपको फॉलो करके चलना होगा। रीअरेंज की बात करें तो सबसे पहले भी आपका करता आएगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपके मुख्य होते हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे अगर यहाँ पे तो फॉर तो आपका प्रीपोजिशन है, आवर, कंट्री ये आपका हो नहीं सकता सब्जेक्ट, अ डीप, वी लव, अ डीप वी लव, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए कहाँ दे रखा है, ये भी नहीं होगा। शुड अ डीप हैव लव वी फॉर आवर कंट्री, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, जी हाँ बिल्कुल नहीं होगा। वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सही उत्तर वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सबसे पहले दे रखा है सब्जेक्ट, फिर दे रखा है शुड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, शुड हैव। ठीक है, अ डीप लव फॉर आवर कंट्री, आपका अ डीप लव और एंड फॉर आवर कंट्री ये आपका हो जाएगा फ्रेज। ठीक है, फॉर आवर कंट्री क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, लव आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपका सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड, अब इन चारों ऑप्शन में आपको बहुत ही बारीकी से इन वर्ड को देखना है कि कौन सा शब्द गलत लिखा गया है। ठीक है, कौन सा शब्द गलत लिखा गया है, जल्दी से फटाफट आप लोग इसका आंसर देखेंगे। देखेंगे अचीव, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, स्पेलिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, स्पेलिंग के हिसाब से ये भी सही है। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ई आई होना चाहिए, ई आई होना चाहिए। ठीक है, तो डिसीव ये भी आपका सही है। केवल ये वर्ड ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है और इसकी राइट जो मीनिंग जो स्पेलिंग होती है भैया वो ये होती है। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब हम इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। आई सॉ हिम स्टैंडिंग, आई सॉ हिम स्टैंडिंग, और उसके बाद अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें द गेट ऑफ द कॉलेज, तो इसके साथ में आपको इन चारों में से कोई एक प्रीपोजिशन जो है लगाना होगा। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, एट। ठीक है, तो एट जो है वो आपका प्रीपोजिशन यहां पे फिल होगा। तो आंसर नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर कुछ इस तरह से बनेगा आपका कि आई सॉ हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है लिटरेचर का प्रोज पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो पत्र मेल बॉक्स में डाला गया, हु वेंट टू ओपन इट, उसे खोलने कौन गया, तो उसे लेने जाता है कौन भैया, पोस्ट मास्टर। ठीक है, कौन लेने जाता है भैया, पोस्ट मास्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भैया सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी।
हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, लैंचो को कितना धन प्राप्त हुआ, लैंचो को कितना धन प्राप्त हुआ, तो 30 पीसोस, 50 पीसोस, 80 पीसोस एंड 70 पीसोस। इस क्वेश्चन पे एक चीज ध्यान रखना कि लैंचो को अगर यहां पर लिखा हो नीड, ठीक है भैया, आवश्यकता कितने धन की थी, तो 100 पीसोस आएगा भैया, और अगर गेट की बात करें तो 70 पीसोस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लैंचो को कितने धन की कितना धन मिला, तो 70 पीसोस। अगर पूछा जाए लैंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, तो 100 पीसोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गिरा है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड स्पेस ईयर इन प्रिजन, तो नेल्सन मंडेला को बिताना पड़ा था, कितने साल जेल में बिताना पड़ा भैया, तो 30 हो गया, 33 हो गया, 20 हो गया, या 25 हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 30 ईयर्स, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला को जेल में लगभग 30 वर्ष जो है बिताने पड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज लैंचोस हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहां स्थित था। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कहीं कहीं पे आप जो है इसके दो आंसर आपको मिलेंगे, कहीं कहीं पे आंसर आपका कोई दूसरा होगा, कहीं कहीं पे आपका आंसर कोई दूसरा होगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे एट द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इन अ सिटी, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है लैंचो का घर कहां स्थित था। तो स्टोरी सबने पढ़ी होगी भैया। ठीक है, लैंचो का जो घर था वो क्या है, एट द टॉप ऑफ ए और लो हिल, या फिर हो सकता है ये दे रखा हो एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो टॉप या क्रेस्ट, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आपको मिलेगा, आप टिक कर देंगे, वही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और बहुत लोग जो है क्या करेंगे, बी जो ऑप्शन है ना, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इस ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि कहीं कहीं पे आंसर आपका ये भी आया होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, जो कुर्ग की जो मेन फसल थी वो क्या थी भैया, चावल या चाय या गेहूं या कॉफी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉफी। ठीक है, कॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हु वाज सिटिंग इन द ट्री, ये आपका पोएट्री पोर्शन से लिया गया है, पोएट्री पोर्शन से लिया गया है, और एक क्वेश्चन आपका जो है वो दिया है डस्ट ऑफ स्नो से। कराए के पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, अ पीकॉक मोर बैठा था, या पिजन कबूतर बैठा था, या स्पैरो बैठी थी, या क्रो बैठी थी, कौन बैठा था। इन चारों में से कोई एक आंसर आपको देना होगा, और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा भैया, अ क्रो। ठीक है, पेड़ पर कौन बैठा था, एक कौवा बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहां पर खड़ा हुआ था। इसी जो है कविता से, इसी जो है पोएम से लिया गया हुआ है कि जो कवि था वो कहां खड़ा था, अंडर अ पीपल ट्री, या फिर अंडर अ मैंगो ट्री, या फिर अंडर अ हेमलॉक ट्री, या फिर अंडर अ बनियान ट्री। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो वो आंसर नंबर आपका सी, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी नामक कहानी में चोर कौन होता है। ये आपका लिया गया है भैया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले पोर्शन से, जो कि चैप्टर है द थीफ स्टोरी। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से ये जो चैप्टर आपका है थीफ स्टोरी, उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और कहा गया है, पूछा जा रहा है कि कौन इसमें चोर था। तो चोर इसमें भैया अनिल सिंह था कि सुरेश था कि हरि सिंह था कि राम सिंह था। चैप्टर सबने पढ़ा होगा और पता होगा कि अनिल और हरि दो ही किरदार हैं इस चैप्टर में, और इन दोनों में से चोर कौन होता है, हरि सिंह। चोर होता है कौन भैया, हरि सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्यूपिल कॉल रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज, लोग रामलाल की चौथी बेटी को भोली कहते थे,
लेकिन हर रियल नेम, उसका जो वास्तविक नाम था वो बताना है कि वास्तविक नाम क्या था, मंगला, कमला, सुलेखा या चंपा। तो मैं आपको बता दूं कि रामलाल की जो फोर्थ डॉटर थी उसका नाम क्या था, सुलेखा था। लोग उसे भोली के नाम से बुलाते थे क्योंकि सुलेखा का किरदार इस चैप्टर में ऐसा ही है कि वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट गर्ल होती है। ठीक है, तो सुलेखा उसका रियल नेम होता है और लोग उसे क्या कहते हैं, भोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। क्लिनिक में डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया। ये जो चैप्टर आपका लिया गया है वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपकी जो है ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है और उनकी मालकिन जो काफी रिच महिला होती हैं, मिसेस पैम्फ्रे, वो होती हैं। ठीक है, तो उसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया और बोला गया है कि जब ट्रिकी बीमार हुआ उसे कहाँ ले जाया गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मिस्टर हैरियट जो एक वेटरनरी सर्जन थे वो इसको अपने जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पे उसका वो इलाज करते हैं। और क्लिनिक में उन्होंने क्या दिया तो देखेंगे क्या दिया, वो ऑप्शन में आपको बताना है। उनको फल या सब्जी दी, या फिर चॉकलेट्स खिलाई, या इंजेक्शंस एंड मेडिसिन दी, या फिर नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, कोई भोजन नहीं दिया सिवाय पानी 2 दिनों तक सिवाय पानी के, पानी प्रचुर मात्रा में जो है पानी के, उसने कुछ उसे नहीं दिया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जो थे उन्होंने ट्रिकी को जो है 2 दिनों तक पानी के सिवाय कुछ खाने को नहीं दिया। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, व्हाट डिड एवरेट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। ये जो आपका है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसमें एवरेट जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं उनके जो है जीवन के बारे में बताया गया है, उनके बचपन के बारे में बताया गया है, उन्होंने कौन कौन सी जो है अवार्ड अचीव किए और उन्होंने क्या किया, किस थ्योरी को उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, किसका रिएक्शन बताया, तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हाट डिड एवरेट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। बचपन में एवरेट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया था। ठीक है, स्टैम्प्स, बटरफ्लाइज, कॉइन्स या काइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बटरफ्लाइज। एवरेट ने बटरफ्लाइज स्टार्ट कर दिया था इकट्ठा करना, क्योंकि एक पुस्तक जो उनकी माता ने इनको दी थी, ठीक है, मोनार्क 10 की, तो उसमें जो है लास्ट में लिखा हुआ था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने के लिए, इसलिए एवरेट ने ये काम शुरू किया था। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिसेस मटिल्डा लॉसेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो। जो मिसेस मटिल्डा लॉसेल थी वो मैडम फॉरेस्टियर के पास बोरो करने के लिए गई थी, उधार लेने के लिए गई थी। क्या लेने के लिए गई थी, ब्रेसलेट लेने के लिए गई थी, या नेकलेस लेने के लिए गई थी, या ब्यूटीफुल ड्रेस लेने के लिए गई थी, या डायमंड रिंग लेने के लिए गई थी। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी छोड़ करके सारे यहाँ पे करेक्ट लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ऑप्शन, क्योंकि ब्रेसलेट, नेकलेस और डायमंड रिंग ये तीनों क्या है, ये भैया ज्वेलरीज में आता है। और जो है मैडम फॉरेस्टियर के पास जो लॉसेल जो गई थी तो वो यही सोच के गई थी हम कोई ना कोई आभूषण उनसे हम लेंगे, बोरो करेंगे। तो जो अब उन आभूषणों में उनको पसंद क्या आया वो यहाँ पे आंसर देखना है। उन आभूषणों में से उनको एक हार पसंद आया और यही उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि मिसेस मटिल्डा लॉसेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो अ नेकलेस। ठीक है भैया मेरे, तो इस क्लास में, आज की क्लास में 20 क्वेश्चन आपने जो है टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन देखे जो कि 2025 के सेट से जो है लिए गए थे, और बहुत ही अच्छे से इनकी आप प्रैक्टिस जो है कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनके एमसीक्यूज भी आप लोगों ने प्रैक्टिकली कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं कर लिए हैं तो आप रिवर्स करके रिवाइंड करके आप फिर से इसको देख करके कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अपनी अगले नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।